हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हैं डोंट मूव का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्द से स्टार्ट करते हैं। बिल रिचर्ड से उसकी वाइफ का नाम पूछता है तो रिचर्ड उसे क्लोई बताता है। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद बिल ने रिचर्ड के ऊपर भरोसा कर लिया और रिचर्ड को बताने वाला था कि आयरिस उस काउच के नीचे पड़ी है। लेकिन तभी रिचर्ड का फोन बज गया और फोन की आवाज सुनते ही बिल समझ गया कि ये आदमी भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि अभी अभी रिचर्ड ने बोला था कि मेरा फोन खो चुका है। लेकिन बिल उसे कुछ नहीं बताता और रिचर्ड से कहता है कि जल्दी जाकर अपनी वाइफ को ढूंढो, नहीं तो कहीं खो जाए। लेकिन अब रिचर्ड तो समझ चुका था कि बिल को छुपा रहा है और अब रिचर्ड अपनी असलियत पे आ गया और उसने बिल को डरा धमकाकर सच्चाई निकलवा ली। और ऐसा उसे लग रहा था, बल्कि बिल डरा नहीं बल्कि उसने झूठ बोल दिया कि वो लड़की बाहर साइड में पड़ी है। जैसे रिचर्ड बाहर जाने को हुआ, बिल ने मौका देखकर उस पर अटैक कर दिया। इतने में रिचर्ड संभल पाता, उतने में बिल ने पुलिस के पास फोन कर दिया और फिर शुरू होती है दोनों की हाथापाई, और जिसमें बिल रिचर्ड के ऊपर भारी पड़ रहा था। तब तक रिचर्ड के हाथ चाकू नहीं लगा और चाकू मिलते ही रिचर्ड ने बिल को ठिकाने लगा दिया। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। रिचर्ड ने साइड में जाकर देखा तो आयरिस उसे नहीं मिली, लेकिन एक गैस कैन जरूर मिल गया। उसने गैस कैन का यूज कर कैबिन में आग लगा दी और इसी बीच आयरिस की एक उंगली मूव करने लग गई, यानी कि इंजेक्शन का असर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उस उंगली से टैप कर वो रिचर्ड का ध्यान खींचने जा रही थी ताकि रिचर्ड उसे ले जाए, क्योंकि जिंदा जलने से तो बेहतर यही होगा कि रिचर्ड उसे अपने कैबिन में ले जाए। और जैसे ही उसकी बॉडी ठीक होगी वो रिचर्ड का मुकाबला करने का उसके पास चांस होगा। लेकिन यहाँ पड़ी रही तो कोई चांस नहीं है। वो टैप करती रही लेकिन रिचर्ड ने उतना खास ध्यान नहीं दिया। बिल के कैबिन में आग लगाने के बाद बिल के ट्रक में बैठकर निकल ही रहा था और तभी उसे कैबिन के विंडो में कुछ हरकत दिखाई दी और जो कर रही थी आयरिस। और अब आयरिस की बाकी उंगलियां भी हिलने लगी थी और बस उन्हीं का यूज कर वो ब्लाइंड्स के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। और जिसे रिचर्ड ने नोटिस कर लिया तो वो जल्दी से अंदर गया और आयरिस को उठाकर ले गया और रिचर्ड जिंदा जलने से बच गई। लेकिन आयरिस को बचाने के चक्कर में बिल का सब कुछ खत्म हो गया और अब रिचर्ड आयरिस को लेकर रोड पर पहुंच गया, जहाँ पर वो बताता है कि मैंने पहली बार किसी आदमी को मारा है और वो भी तुम्हारी वजह से। लेकिन रिचर्ड और भी बातें करता है, लेकिन तभी उसका फोन बज जाता है। फोन उठाने से पहले उसने आयरिस को पिंच किया, ये चेक करने के लिए कि वो चिल्ला पा रही है कि या नहीं। कंफर्म करने के बाद उसने फोन उठाया और फोन पर बात कर रही थी रिचर्ड की बेटी। और बेटी की बात सुनते ही आयरिस के होश उड़ गए कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, खुद एक बेटी का बाप है और दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फोन पर जो बात हुई उससे साबित हो गया कि ये आदमी एक सीरियल किलर है। रेगुलर वीकेंड्स पर ये अपने कैबिन में आता है किसी न किसी लड़की को किडनैप करके। ये उसे टॉर्चर करता हुआ यहाँ पर और भी घिनौने काम कर सकता है, ये हमें नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि ये आदमी संडे की रात तक अपने घर पहुंच जाता है अपनी फैमिली के पास, और ये इसका रूटीन बन चुका है और ये टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। जैसा कि इसकी वाइफ कंप्लेन कर रही है कि तुम हमें इतना टाइम नहीं देते और कैबिन पे बहुत ज्यादा जाने लगे हो। और अब इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए माँ और बेटी कैबिन पर आ रही हैं, यानी कि इसके प्लान पर पानी फिर चुका है। और अब इसे आयरिस को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा और साथ ही उस कार का भी कुछ करना होगा जो क्रैश हुई है। गुस्से में उसने आगे चल रही हुई कार को ओवरटेक करना चाहा और जिसके चलते ये वाली गाड़ी भी क्रैश हो जाती, लेकिन किसी तरह बच गई। गाड़ी में फ्यूल नहीं था तो वो एक गैस स्टेशन पे जाके रुका और वहाँ पर आयरिस पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई उसे देख ले, और किस्मत से एक बच्चा उसके पास आ गया जिसे देखकर उसे मैथ्यू की याद आने लगी। लेकिन बच्चा को समझ नहीं पाया, लेकिन बच्चे की वजह से उसकी माँ भी आ गई और वो आयरिस को देखकर समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। मौके पे तो वो औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन रिचर्ड जैसे ही आगे बढ़ा उसने तुरंत पुलिस को फोन मिला दिया और यही बताया होगा एक लाल ट्रक है जिसके अंदर एक लड़की अजीब हालत में बैठी हुई है। इस बात से बेखबर रिचर्ड अपनी कार तक पहुंचा और सबसे पहले उसने अपने कपड़े चेंज किए, फिर कार को निकालने के लिए इंतजाम करने लगा। और इतने में वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ गया। ऑफिसर ने सवाल पूछने शुरू किए तो रिचर्ड ने एक नई कहानी और बना दी कि मेरी वाइफ ने पी रखी है और अकेली घर से कार लेकर निकली थी और यहाँ पर ठोक दी और मैं इसे लेने आया हूँ। कहानी तो ठीक है, लेकिन सामने पुलिस वाला है। सबसे पहले सवाल उसने ये पूछा कि कार तेरी वाइफ ने ठोकी तो माथे पे चोट तेरे कैसे आई, और इसका जवाब वो दे नहीं पाया, इसलिए उसने एक और नई कहानी बना दी और वो भी आयरिस के ट्रॉमा के ऊपर। इसने बताया हमारा एक बेटा था मैथ्यू, उसकी गलती की वजह से उसकी मौत हो गई, इसलिए वो ऐसी हो गई और सुबह देखती है न शाम बस पीने में लगी रहती है। बताओ मैं क्या करूँ, इसे अरेस्ट करवा दूं? ये तो बेचारी पहले से ही दुखी है। 2-3 बूंद आंसू आ दिए, सोच रहा था कि ऑफिसर पिघल जाएगा, लेकिन ऑफिसर बातों में आ ही नहीं रहा था। इसलिए आखिर में रिचर्ड अपनी असलियत पर आ गया। एक बड़े से हुक से मार कर उसने ऑफिसर का हेड क्रश कर डाला। इसके बाद उसने ऑफिसर को उसकी कार में डालकर उसमें आग लगा दी और वहाँ से निकल गया। ऑफिसर की गन भी उठा ली, लेकिन एक चीज पे उसने ध्यान नहीं दिया कि ट्रक के अंदर एक इंजेक्शन रखा हुआ था, उसी पैरालाइजिंग एजेंट वाला, और वो उसे दिखाई नहीं दे रहा। और आयरिस ने उठाकर उसे
अपनी जेब में रख लिया है और आयरिस की बॉडी अब हरकत में आ रही है। वो आराम से सांस भी ले पा रही है और बोली भी पा रही है। और वहीं रिचर्ड गुस्से से लाल हुआ जा रहा है क्योंकि ऐसा उसने दिन देखा ही नहीं और ये प्लान को सुधारने में लगा हुआ है, लेकिन प्लान और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब इसकी गर्लफ्रेंड कार क्रैश में मारी गई थी और तभी से ये पागल हो गया है। इसने जो आखिरी शब्द क्लोई को बोले थे वो थे थैंक यू। इसके मुताबिक क्लोई अपनी आखिरी सांस ले रही थी तब इसने गॉड को फील किया था जो कि एक जे खुद है इसके मुताबिक, और बस ये बार बार फील लेता है लड़कियों को मारकर। आयरिस एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जाने दो, मुझे रोड के साइड पर फेंक दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन रिचर्ड जो कि इसका असली नाम नहीं है वो ऐसी बातों में नहीं आने वाला और अब केविन पर जाने की बजाय वो पहुंच गए सीधे लेक पर। यहाँ पर वो लड़कियों को मारकर फेंकता है। इससे पहले वो ट्रक से बाहर निकलता आयरिस ने उसकी टांग पर इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन आयरिस का अंगूठा इतना स्टेबल नहीं था कि वो इंजेक्शन अंदर घुसेड़ पाए। रिचर्ड ने तो उसे पूरा मौका दिया लेकिन वो कर नहीं पाई और अब रिचर्ड ने उस इंजेक्शन को निकालकर ऐसे ही खाली कर दिया। और आयरिस बोली तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया और तुम ना रोकते तो मुझे ये सब झेलना ही नहीं पड़ता। जवाब में रिचर्ड कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं रोका, तुमने जो किया वो खुद किया है, शायद ये तुम्हारा फेट है। बस इतना बोलकर आयरिस को बोट पर बांध दिया और बोट पर बैठकर वो लेक के बीच बीच पहुंच गया। हालांकि उसे मौत दिखाई दे रही थी लेकिन साथ में रिचर्ड के बैग पर लगी गन और चाकू भी। इस बार रिचर्ड का पैतरा वो आजमाने लगी और एक्टिंग करने लगी कि मेरी पॉकेट से मेरे बेटे का खिलौना निकाल कर मुझे दे दो। और जैसे ही रिचर्ड उसके पास आया वो भी असलियत पे आ गई और उसी का चाकू उसके गले के आर पार कर दिया। रिचर्ड ने उसे शूट करना चाहा लेकिन आयरिस ने बोट हिलाकर उसे पानी में गिरा दिया और गन गिर गई बोट में। जब तक रिचर्ड बोट पर आया उसने किसी तरह गन उठाकर रिचर्ड पर गोली चला दी, जिसमें से एक दो गोली रिचर्ड को भी लग गई तो वो पानी में दोबारा जा गिरा और अब बोट पर जाने की बजाय वो किनारे की तरफ जा रहा था और आयरिस को लगा कि उसकी जान बच गई, जबकि ऐसा था नहीं। उसने जो गोली चलाई उससे बोट के अंदर छेद हो गए और पानी अंदर आने लगा और देखते देखते बोट पानी में डूब गई और साथ में आयरिस भी। और अब उसकी बॉडी पूरी तरह हरकत में आ चुकी थी इसलिए वो तैरकर किनारे पर आ गई और रिचर्ड भी किनारे पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। आयरिस ने उसके पास जाकर उसे थैंक यू बोला जैसा उसने बोला था क्लोई को। पूरी तरह रिवर्स दिखा दिया, फिर उसे मरता हुआ छोड़कर आगे बढ़ गई और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। और बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए सबको बाय।